हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं। देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन होता है मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक मेटल्स। एस और पी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज है, उसको बताने में होता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मेटेलिक प्रॉपर्टीज या मेटेलिक प्रॉपर्टी of S and P block elements, S and P block elements। देखो ये कैसे बताता है बेटा। देखो, मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, मेटल उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल होते हैं वो जनरली कैसे होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इट मीन्स इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, कैटायन का। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। क्लियर होगा इतना। अब देखो, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है वो उतनी ज्यादा होती है। यानी जिसके लिए आईपी की वैल्यू कम होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव होना, और मेटल वो इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली कब करता है, जब उसकी आईपी की वैल्यू कम होती है। जितना कम आईपी होगा वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, वो उतना इजीली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा, यानी उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होंगी। तो अपन ये कह सकते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मेटेलिक प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी की। आईपी और मेटेलिक प्रॉपर्टी वो एक दूसरे की इनवर्स होती है। देखो, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, आईपीएस की वैल्यू इंक्रीज होगी। आईपी की वैल्यू इंक्रीज होगी, आईपी इंक्रीज होगी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। इसलिए अपन ये देखते हैं मेटल होते हैं वो तो लेफ्ट साइड में होते हैं और नॉन मेटल कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट साइड में। क्लियर हुआ। तो आप लिखेंगे मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। लिख देता हूं मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिक्रीजेस with increasing आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ में मेटेलिक प्रॉपर्टी वो डिक्रीज होगी। इसलिए अपन ये कह सकते हैं सो एलिमेंट्स ऑफ लाइंग ऑफ लेफ्ट साइड इन पीरियोडिक टेबल आर मोर मेटेलिक कैरेक्टर्स, या ये लिखते हो आई हैव मोर मेटेलिक कैरेक्टर्स, और राइट वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो ये लिख सकते हो सो एलिमेंट्स लाइंग लेफ्ट साइड इन पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स and element of right side are non-metals। ये होता है ना पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट वाले पहले वाले क्या होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बांटे होते हैं, और जैसे जैसे आगे जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होते जाते हैं। पहले वाले का आईपी कम होता है इसलिए मेटेलिक है, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा। नोट कीजिए इसको, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। इसके बाद में बेटा अपन पढ़ रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उतारो उसके बाद में बताते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट देखिएगा,
सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ऊपर लगा लेना वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सेकेंड है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, कहां पे एप्लीकेबल होता है, पहले तो बता देते हैं एप्लीकेबल ओनली फॉर पी ब्लॉक, एप्लीकेबल ओनली फॉर पी ब्लॉक, केवल पी ब्लॉक है इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इनर्ट पेयर का मतलब क्या होगा, इनर्ट मतलब क्या होगा, जो रिएक्शन नहीं है, जो रिएक्शन नहीं करे, ये कह सकते हो आप बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करे, बॉन्डिंग है उसके प्रति इनर्ट रहे, ये बोल सकते हो शो इनर्टनेस टुवर्ड्स बॉन्डिंग। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो बॉन्डिंग के प्रति इनर्ट हो उसको क्या बोल देंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो किस में होता हो, ये तो पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में 13, 14 और 15 ग्रुप में। देखो क्या बताना चाह रहे हैं, इसको समझना बेटा, थर्ड ग्रुप, 13th ग्रुप, 14th और 15th ग्रुप देखोगे, इसके एलिमेंट आपने देखे। 13 के कौन से होते हैं याद करो, बिना इलायची गरम इंडियन टी, ये लिखा। 14 ये वाला काशी गए शंकर प्रभु, इसको याद करते हो ना, नाना पाटेगा ऐश्वर्या सब बिंदास। अब इसका बेटा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो 13 ग्रुप का क्या होता है, NS2NP1। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी सर, NS2NP2, NS2NP3। N क्या होता है, पीरियड नंबर, जैसे ये वाला होगा नाइट्रोजन का वैलेंस शेल क्या होगा 2s2 2p3, कार्बन का क्या होता है 2s2 2p2, बोरॉन का क्या होता है 2s2 2p1। अब देखो जनरली एलिमेंट्स को आप देखोगे तो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं रादर देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट्स किस में स्टेबल होते हैं, अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होती है, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो कितना शो करना चाहिए +3। लेकिन अगर वहां पर ऐसे होगा ना +3, लेकिन अगर S2 है, ये इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करेगी, S2 बॉन्डिंग के प्रति इनर्ट हो, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 2 से कम हो जाएगी, ये +1, ऐसे यहाँ पे +3 और +1, +3 +1 +3 +1, ठीक है। ऐसे कार्बन को देखते हो +2 +4 +2 +4, ये पॉसिबिलिटी होती है। ये पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे नाइट्रोजन के आप देखोगे ये +5 +3 +5 +3 +5 +3, ऐसे +5 +3 +5 +3। उसके बाद में इधर वाले ग्रुप होते हैं 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। लास्ट वाले एलिमेंट्स को लिख रहे हैं एस्टेटिन और रेडोन। अब देखो मैंने आपको ये बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, उसको पूरा डिटेल में अब समझ रहे हैं अपन। पी ब्लॉक में 13, 14 और 15 ग्रुप, इसमें देखते हो आप, तो वहां पर आप ये देखते हो टॉप टू बॉटम जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होने लगती है। क्या बताया, जनरली मेटल क्या होते हैं अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, बट इन ग्रुप 13, 14, 15 ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर स्टेबल होने लगते हैं। और लास्ट वाले एलिमेंट है वो तो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होते हैं, इसी में प्रेजेंट रहेंगे, इसी में स्टेबल होता है, ठीक है।
ऊपर वालों को अगर देखो तो ये हायर में होती है, +3 में होता है, ये भी +3 में ज़्यादा स्टेबल है, ये भी +3 में ज़्यादा स्टेबल है, ये भी +3 में। लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर +1 है, जैसे एल्यूमिनियम का +1 लो, गैलियम का +1 लो, इंडियम का +1 लो, तो ये प्लस इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ऐसे इसमें भी ये प्लस फॉर्म में रहता है, ये हायर में स्टेबल है, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमेशा स्टेबल होता है अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, बाकी तो सारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये किस में स्टेबल होता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों स्टेबल होता है? अब रीजन सुनिएगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो NH2 इलेक्ट्रॉन है इसका, देखो यही तो रहेगा बार NH2 NP1, इसका क्या होगा? NH2 NP2 NH2 NP3, या 6 पीरियड का होता है 6s2 6p1, ये क्या होगा? 6s2 6p2, ये क्या होगा? 6s2 6p3। तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो NH2 इलेक्ट्रॉन है, ये NH2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग है उसके टुवर्ड्स इनर्टनेस शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि इससे पहले अपन ने यहां पे देखा था थेलियम, लेड और बिस्मिथ, इसमें देखते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। यहां पर क्यों लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि इससे पहले 4f इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं, और 4f इलेक्ट्रॉन है उसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने के कारण जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ने का न्यूक्लियस होता है वो s के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा लेता है। ये पढ़ा था, s और p में ज्यादा न्यूक्लियस के पास में कौन सा होगा? s। तो ज्यादा अट्रैक्शन किस पे लगेगा? s। तो उसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, यानी ये लगभग क्या शो करेगा? इनर्टनेस शो करेगा, ठीक है। और इसी को बोल देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये वाले देखते हैं बेटा, ये तो रेडियो एक्टिव होता है, ये होता है रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो आपको क्या पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि जनरली एलिमेंट्स है वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। चलो पूरा मैं एक एक पॉइंट को फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वैसे आप जानते भी हो, फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? फॉर्मल और परमानेंट चार्ज डेवलप्ड ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आफ्टर बॉन्डिंग इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। बॉन्डिंग के बाद में किसी एटम के एलिमेंट पे जितना फॉर्मल चार्ज या परमानेंट चार्ज जो डेवलप होता है उसी का नाम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लिख देता हूं, फॉर्मल, फॉर्मल और परमानेंट चार्ज developed on an atom after bonding is called oxidation state of that element, is called oxidation state, ठीक है। तो फॉर्मल या परमानेंट चार्ज जो डेवलप होता है वो इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपको ये बताया जनरली एटम होते हैं वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, बट इन ग्रुप 13, 14, 15 ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज रादर देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, या स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो बढ़ रही है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस हो रही है। या ये देख लो नीचे की तरफ जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज्यादा स्टेबल है और हायर वाले लेस स्टेबल है, ठीक है। चलो मैं इसको भी लिख देता हूं, साथ साथ में नोट करते जाइएगा बेटा। मैंने लिखा इन जनरल, ये मिटा देते हैं क्योंकि आपको ये बताया ये रेडियो एक्टिव यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई नहीं होता, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में नहीं। देखो इन जनरल, इन जनरल elements are stable in their कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, in their
higher oxidation state, but in p block elements, from ग्रुप 13 to 15, लेकिन ग्रुप कौन से में, 13 से 15 में, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज. 13 to 15 ऑन मूविंग डाउन each group, lower oxidation state of elements gradually becomes stable. इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा आप. मैंने सबसे पहले आपको बताया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जो भी फॉर्मल या परमानेंट चार्ज आफ्टर बॉन्डिंग एलिमेंट के ऊपर आता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट. और यहां पर बेटा अपन ने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कौन सी स्टेबल होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन आप देखोगे पी ब्लॉक के अंदर 13, 14 और 15 में ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है. एंड लास्ट एलिमेंट, ये देखो लास्ट एलिमेंट थैलियम, लेड एंड बिस्मिथ आर स्टेबल इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ NS2, इलेक्ट्रॉन, इसकी इनर्टनेस के कारण टुवर्ड्स बॉन्डिंग. ठीक है. और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि N-2F है, उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये बॉन्डिंग है जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो न्यूक्लियस का एस्पेक्ट एक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बॉन्डिंग के प्रति इनर्टनेस शो करता है. ठीक है. उसको लिख लीजिएगा, उधर मैं फिर से लिख देता हूं, नोट कर लीजिए, इनको मिटा दें, एक बार मिटा दें. तो आपको पूछा जाए कि लास्ट एलिमेंट किस में स्टेबल होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. और वो इनर्ट पेयर इफेक्ट किसके कारण होता है, NS2 इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग के प्रति इनर्टनेस किसके कारण शो करते हैं, 4F इलेक्ट्रॉन उसके पोर शील्डिंग इफेक्ट के कारण. लिखिएगा. एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, इनमें प्रत्येक ग्रुप में देखोगे तो लास्ट एलिमेंट है वो किस में स्टेबल होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में. लिखेंगे एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इज स्टेबल in its lower oxidation state, rather than higher oxidation state due to inertness ऑफ NS इलेक्ट्रॉन. ये जो NS इलेक्ट्रॉन इसकी इनर्टनेस के कारण, ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स. इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स बॉन्डिंग. दिस फिनोमिना ऑफ इनर्टनेस इज नॉन एज of inertness due to poor shielding effect of 4F सबसेल. और इसको आप क्या बोल दोगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट. लिख देता हूं, दिस फिनोमिना ऑफ इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स, NS इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बॉन्डिंग
ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, ऐसे से लिख रहे हैं, शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल is called inert pair effect, is called inert pair effect। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये बताया 13, 14 और 15 में टॉप टू बॉटम जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन अगर इनकी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो लास्ट वाला होता है वही लोअर में स्टेबल होता है। बाकी अगर खुद की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में देखोगे तो हायर वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन ऑर्डर पूछा जाए तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, लास्ट वाला लोअर में क्यों रहता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पे हाई होता है। वो किसके कारण हाई होता है? 4f इलेक्ट्रॉन इसके पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण। नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन करवाता हूं इससे, नोट कर लीजिए इसको। इधर वाला मिटा के मैं दोबारा से करवा रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं। मिटा दे, देखिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। लिखेंगे सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर और ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बेसिस पे स्टेबिलिटी है, उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। जैसे मैंने पहले ऑप्शन लिखा थेलियम +1 और थेलियम +3, ये स्टेबल लिख दिया। सेकंड Pb+2 और Pb+4 ये लिखा। एंटीमनी +5 और एंटीमनी +3 ये लिखा। बिस्मिथ +3 बिस्मिथ +5 ये लिखा। 5 के अंदर ये लिख दिया Sn+2 Sn+4। 6 इंडियम +1। गैलियम से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट वाले थर्ड को देखते हैं। गैलियम प्लस, इंडियम प्लस और थैलियम प्लस। ऑर्डर बताने कौन कौन से ऑर्डर सही है। थैलियम को देखोगे +1 और +3 में, किस में ज़्यादा स्टेबल होता है? थैलियम होता है वो +3 में स्टेबल होता है या +1 में। इनर्ट पेयर लगेगा इन तीनों में तो किस में ज़्यादा स्टेबल होता है? +1 में। तो ये वाला आपका गलत है। लेड किस में ज़्यादा स्टेबल होता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। लास्ट वाले लोअर में स्टेबल रहते हैं इनके, ये सही है। एंटीमनी किस में ज़्यादा स्टेबल होगा? बाकी लोअर को छोड़ के बाकी तो सब अपने खुद की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को देखोगे तो लोअर के अलावा सारे अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, ये नहीं होगा। बिस्मिथ कौन सी में होगा? लोअर में। Sn+2 में स्टेबल होता है +4 में, +4 में होगा, ये गलत है। फिर देखो गैलियम, इंडियम और थैलियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, लोअर ऑक्सीडेशन है ना। टॉप टू बॉटम जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इस टाइप से ऑर्डर आए तो इसकी स्टेबिलिटी सही है, ऐसे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बेटा आपको ये बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? NH2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के टुवर्ड्स इनर्टनेस शो करता है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल, और इसी को बोल देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। नोट कर लीजिए इसको। चलो और बताता हूं मैं इसके बारे में। जैसे लेड की बात करें तो एक तो टेट्रावेलेंट लेड है और एक डाइवेलेंट लेड है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किस में होती है? डाइवेलेंट में। अगर टेट्रावेलेंट कंपाउंड है तो तुरंत किस में जाएगा? डाइवेलेंट में। कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करके, खुद के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो दूसरे के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। और बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं यहाँ से, नीट में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिएगा, लेड की अपन बात कर रहे हैं,
लेड +4 है, ये अनस्टेबल है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में जाएगा, +2 में, ये स्टेबल है। तो आपको यहां पर क्या पता है, टेट्रावैलेंट लेड इज अनस्टेबल, इट कन्वर्ट इन Pb+2 या डाइवैलेंट एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का रिडक्शन होता है, किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप ये लिख सकते हो टेट्रावैलेंट कंपाउंड, नोट लगा के लिख देता हूं, टेट्रावैलेंट कंपाउंड, टेट्रावैलेंट कंपाउंड ऑफ लेड, टेट्रावैलेंट कंपाउंड ऑफ लेड have a strong tendency to convert themselves into more stable +2 या Pb+2 oxidation state, oxidation state. In this way, they act as strong oxidizing agent. हायर ऑक्सीडेशन वाला लोअर में जा रहा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है, किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दिस वे दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एग्जांपल लिखो, मान लो कि थेलियम की बात करें, थेलियम +3 में, तो बेटा ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में जाएगा, थेलियम +1 में, क्योंकि स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होती है, +1 में। कोई भी अनस्टेबल से किसकी तरफ जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ। तो बेटा ये वाला लेस स्टेबल होता है, ये वाला मोर स्टेबल। इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे इसमें देखोगे +5 है, तो ये +5 से किस में जाएगा, बिस्मिथ +3 में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो किसकी तरह बिहेव किया यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको ये दे रखा हो एसन, टिन की बात कर रहे हो, अगर एसन आपको दे रखा हो एसन +2 है, तो बेटा एसन +2 में स्टेबल होता है +4 में, ये तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं लास्ट वाले को छोड़कर। तो यहाँ पर ये +2 से किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके +4 में जाएगा। तो यहां पे इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस कंडीशन में Sn +2 है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ बेटा। हम पढ़ रहे एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें आपको फर्स्ट बताए मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ Sn p ब्लॉक। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। इट मींस मेटेलिक प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड वन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ओनली एप्लीकेबल फॉर पी ब्लॉक। इसमें भी 13, 14 और 15 में टॉप टू बॉटम जाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और लास्ट वाला स्टेबल होता है इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन, जो किसके कारण आती है, 4f इलेक्ट्रॉन इसकी पोर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण, और इसी को बोल देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। नोट कीजिएगा इसको। कर लिया नोट। तो ये था इनर्ट पेयर इफेक्ट, मिटा दे। थर्ड वन लिखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कंसेप्चुअल बातें इसके अंदर बेटा, और जो ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हो उसके अंदर ये सब होंगी बेटा। मोस्टली ब्लॉक केमिस्ट्री है वो हम पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग है इसी में कवर कर लेते हैं। मेन कंसेप्चुअल जो भी आएगा तो इसी में अपन कवर कर लेंगे। लिखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगी मेटल की, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी खुद से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी खुद का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उतना इजीली ऑक्सीडेशन होगा, और उतना ही इजीली दूसरे का रिडक्शन करेगा। इट मीन्स उतना ही बेटर रिडक्टेंट होगा। देखिएगा लिखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल।
थर्ड वन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो बेटा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी ऑफ मेटल टू रिलीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्वस सॉल्यूशन इजीली। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो किस पे डिपेंड करेगी? मेटल जितना इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज कर देगा, यानी जितना इजीली रिलीज करेगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। और जनरली इजीली रिमूव कौन करता है? जिसका आईपी होता है वो कम होता है। क्लियर हो गए? तो मैंने जैसे ये बताया, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में सिस्टमेटिक अपन इसको लिखते हैं। जैसे मैंने ये मान लिया एक मेटल आपके पास, मेटल ये मान लिया सॉलिड फॉर्म में। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। देखो मेटल है, एक कंसेप्चुअल पॉइंट और भी आएगा यहाँ पर। ये सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, ये मान लिया एन इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर? एक्वस मीडियम में। तो ये पूरी प्रोसेस के दौरान एक हीट इन्वॉल्व होती है जिसको मैं डेल्टा एच एफ लिख रहा हूं। इस पूरे की फॉर्मेशन की हीट है डेल्टा एच एफ, और ये वाली वैल्यू होती है नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, मेटल है, उसको आपने वाटर में डाला, वाटर में इजीली इलेक्ट्रॉन जिसने रिमूव किया उससे मेटल आयन का फॉर्मेशन होगा एक्वस मीडियम में, और इसकी ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पर, जो रिलीज एनर्जी है वो क्या होती है? नेगेटिव। और जितनी ज्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू, इसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो मेटल उतना ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उतना ही बेस्ट रिडक्टेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बताया आपको? मेटल है, सॉलिड फॉर्म में, आपने उसको वाटर में डाला तो एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया, और वहां पर जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा वो उतना ही बेटर रिडक्टेंट होगा। और कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया? वो किस पे डिपेंड कर जाएगा? डेल्टा एच एफ पे, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। देखो ये कैसे आएगी? ये बेटा एक एनर्जी डायरेक्ट नहीं है, ये तीन एनर्जी उसका सम है। देखो सॉलिड है, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? गैस में। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है? हीट ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन। ये एनर्जी आपकी कैसी होगी? रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, पॉजिटिव। फिर आइसोलेटेड गैसीय एटम में इसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, ये मान लिया। फिर एक्वस है, इसमें वाटर में डाला तो वाटर में एनर्जी होती है हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर पोलर होता है, वो किसी भी आयन को सराउंड करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, और अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो जो डेल्टा एच एफ है वो तीन एनर्जी का सम है। वो कौन कौन सी एनर्जी होगी डेल्टा एच एफ? हीट ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, और आयनाइजेशन एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इनका सम है। ये है रिक्वायर्ड एनर्जी, ये होती है रिक्वायर्ड एनर्जी, और ये होता है एनर्जी रिलीज्ड, ये एनर्जी रिलीज्ड। रिक्वायर्ड एनर्जी और एनर्जी रिलीज में ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। इट मींस ये वाली एनर्जी रिलीज, शॉर्ट में ER से लिख रहा हूं, इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन। ये वाले रिक्वायर्ड एनर्जी से एनर्जी रिलीज है वो जाता है। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ही बेटर रिडक्टेंट होगा। जनरली तो ये कह सकते हो आप, पॉजिटिव वैल्यू जितनी कम होगी, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही बेटर रिडक्टेंट होगा। तो यूजुअली आप ये कह सकते हो, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर करें तो जिसका आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम हो, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होती है बेटर रिडक्टेंट होना चाहिए। तो अगर आप एल्कली मेटल्स को देखोगे तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये होता है ना लीना क्यों रूबी सजी। तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रूबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होती है तो आईपी डिक्रीज होगा। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, यानी लिथियम उसका सबसे कम होना चाहिए। लेकिन रियल में लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, और प्रैक्टिकली देखा जाता है तो सबसे ज्यादा लिथियम का, उसके बाद में रूबिडियम और पोटेशियम का ऑलमोस्ट इक्वल, फिर सीजियम का सबसे कम सोडियम का होता है। तो सबसे कम लिथियम का होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा देखते हो एक्सपेक्टेड ऑर्डर में, यानी इनमें सब में बेस्ट रिडक्टेंट कौन सा होना चाहिए? सीजियम। लेकिन बेस्ट होता कौन सा है? लिथियम। ऐसा क्यों हुआ?
हम तो ये पढ़ रहे हैं कि जितना आईपी कम होगा, लेकिन अकेला आईपी नहीं पढ़ रहे हैं। ये वाली बात जो मैं बता रहा हूँ वो किसके बेसिस पे है? डेल्टा एचएफ के बेसिस पे है। और डेल्टा एचएफ है, इट डिपेंड्स ऑन 3 एनर्जीज, विच वन? सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। और आप ये जानते हो इन सब में गैसेस स्टेट में देखते हो तो सबसे स्मॉल कौन सा होता है? लिथियम। लिथियम सबसे छोटा होता है इसके अंदर, तो लिथियम होगा तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। आपको याद करो बताया था, हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज या डेंसिटी ऑफ कैटायन भी बोल सकते हो। तो जितना स्मॉल होता है उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा और इट मीन्स रिलीज एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और ओवरऑल देखते हैं तो सबसे ज्यादा रिलीज एनर्जी किसकी आती है? लिथियम की। याद है क्या? वाटर में छोटा मोटा हो जाता है, यानी जितना छोटा कैटायन होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, वो उतना ही बेटर रिडक्टेंट होगा। तो सबसे बेटर रिडक्टेंट कौन सा होता है? लिथियम होता है। और इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे कौन आता है? लिथियम। क्लियर हो गया? सबसे टॉप पर आएगा लिथियम, यानी ये बेटर रिडक्टेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। आपको देखना हो तो उस लेक्चर पे जाके देखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन की उस पर सब दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा बता रहा हूं कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगी? मेटल है एक्वस मीडियम में, ये ध्यान में रखना है। कौन सा मीडियम? एक्वस, नॉट गैसियस स्टेट। एक्वस मीडियम में जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा वो उतना बेटर रिडक्टेंट होगा। यूजुअली देखेंगे जिसका आईपी जितना कम होता है इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, लेकिन साथ में हाइड्रेशन एनर्जी भी होती है, इसका भी रोल होता है। इन सब के सम को देखोगे उसके बेसिस पे जिसके लिए जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी वो उतना बेटर रिडक्टेंट होगा। अब देखो पूरा बताता हूं आपको, समझ में आया ना क्या बताया? फिर से बताता हूं कि एक्वस स्टेट में जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उसके लिए उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। मोर नेगेटिव वैल्यू बेस्ट रिडक्टेंट। देखो इसके लिए लिखते हैं, लिखिएगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, लिख देता हूं मैं इसको। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी ऑफ मेटल, द टेंडेंसी ऑफ मेटल to release, tendency of metal to release valence electron, to release valence electron in aqueous solution, in aqueous solution easily. Reducing properties depends upon the tendency of metal to release valence electron in aqueous solution easily. जो जितना इजीली रिमूव करेगा वो उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और यूजुअली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो लिखेंगे इट इज यूजुअली inversely proportional, it is usually inversely proportional to ionization energy of metal. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स के इनवर्स होता है, लेकिन जैसे अभी देखा एल्कली मेटल्स में एक्सेप्ट लिथियम को छोड़, एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, अपन ये देखा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होता है। एल्कली मेटल की बात करें, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, बेटा एक्सपेक्टेड ऑर्डर में आप देखोगे तो ये होना चाहिए, ये होना लीना क्यों रूबी सजी, क्योंकि इसका आईपी सबसे कम है, तो यहां पर ये बेटर रिडक्टेंट होना चाहिए, रिड्यूसिंग पावर ये होनी चाहिए। लेकिन करेक्ट ऑर्डर देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर अगर आप देखोगे तो बेटा ये होता है लिथियम का सबसे ज्यादा हो जाता है,
सोडियम, उसके बाद में सीजियम आता है। ये डेटा बेसिस पे है, हालांकि ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। इंपॉर्टेंस लिथियम की, सीजियम पोटेशियम और रुबिडियम का ऑलमोस्ट इक्वल होता है। उसके बाद में आता है लिथियम, इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लिथियम और सीजियम की बात करें तो लिथियम है ये बेटर रिडक्टेंट होता है सीजियम से, लेकिन अगर आईपी को कंपेयर करोगे तो आईपी किसकी कम है? सीजियम की। सीजियम की आईपी कम है, इसके अंदर मिनिमम आईपी किसकी होगी? सीजियम की, जबकि बेटर रिडक्टेंट कौन सा है? लिथियम। ऐसा क्यों हुआ? कैसे लिखेंगे आप? लिथियम इज बेस्ट रिडक्टेंट देन सीजियम, लिथियम इज बेस्ट रिडक्टेंट देन सीजियम, however आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज हायर देन सीजियम, और इसका रीजन बताना। ये लिख लो, मैं मिटा के फिर से क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं, फिर इसको और डिटेल में करते हैं। इसको मिटा के क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। लिखेंगे लिथियम इज बेस्ट रिडक्टेंट देन सीजियम मेटल। बेस्ट रिडक्टेंट देन सीजियम मेटल। However, ionization energy of lithium metal, ionization energy of lithium metal is higher than cesium, और इसका आपको रीजन बताना। देखो, अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा? लिथियम की, और यूजुअली ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होनी चाहिए, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी का रोल नहीं है, यहाँ पे एक साथ में एक वर्ड क्या लिखा है? इन एक्वस मीडियम या एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही थी? 3, और उसमें से भी आपको एक्सप्लेन किया जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ओवरऑल वो उतना ही बेटर रिडक्टेंट होता है। तो देखिएगा लिथियम के केस में इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखो, अपन बात कर रहे हैं लिथियम सॉलिड, ठीक है। यहां पे गया एक्वस मीडियम में लिथियम प्लस एक्वस, इन्वॉल्व एनर्जी क्या होती है? डेल्टा HF, और ये वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। क्लियर हो गया? यानी इसका खुद का यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और जिसका इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव, जितना इजीली ऑक्सीडेशन होगा उतने बेटर रिडक्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन डेल्टा HF को कैलकुलेट करने के लिए 3 एनर्जी अपन ने देखी थी। सबसे पहले इसको किसमें लाना आपको? सॉलिड को गैस के अंदर, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगाना है। और आयनाइजेशन एनर्जी याद करो क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, नॉट सॉलिड एटम। तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है? गैस में। इसके लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो क्या होगी? डेल्टा H सब्लिमेशन। और ये कैसी एनर्जी होती है? एंडोथर्मिक पॉजिटिव रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। फिर इसको कन्वर्ट कर दिया लिथियम प्लस, यहाँ पे ये क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी रिक्वायर्ड एनर्जी है। अब इसको एक्वस सॉल्यूशन है तो इसको आपने क्या डाला? वाटर में। वाटर में आपने इसको डाला, एक्वस सॉल्यूशन में आपने डाला, तो यहाँ पे एनर्जी कौन सी होगी? हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा H हाइड्रेशन। अब देखो, ये ओवरऑल एनर्जी की अगर बात करें, ओवरऑल एनर्जी डेल्टा HF किस पे डिपेंड कर रही है? 3 एनर्जी, 2 रिक्वायर्ड एंड 1 रिलीज। ये हो गया डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन माइनस हाइड्रेशन। ये होता है एनर्जी रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड एनर्जी,
रिक्वायर्ड एनर्जी, पॉजिटिव वाली एनर्जी है वो रिक्वायर्ड एनर्जी, इसको शॉर्ट में बेटा मैं RE से लिख रहा हूं। ये एनर्जी रिलीज्ड, ये हो गया एनर्जी रिलीज्ड, इसको मैं लिख रहा हूं ER से। और ऑलवेज देखोगे तो ये होगा ऑलवेज एनर्जी रिलीज इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एनर्जी, इट मीन्स डेल्टा HF है वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। मोर नेगेटिव बेटर रिडक्टेंट, ठीक है, यानी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव बेटर रिडक्टेंट, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही बेटर रिडक्टेंट होगा, ठीक है। देखिएगा लिथियम के लिए बात की अपन ने, तो लिथियम के लिए सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी वैल्यू तो कम है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि स्मॉल साइज होने के कारण, स्मॉल साइज होने के कारण हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन। हाइड्रेशन एनर्जी मैं इधर लिख देता हूं, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन, ठीक है। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अपॉन साइज ऑफ कैटायन, यानी हाइड्रेशन एनर्जी पॉजिटिव चार्ज अपॉन साइज ऑफ कैटायन, क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ साइज इन गैसियस स्टेट, ये जो साइज का ऑर्डर है वो कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तभी तो एक वर्ष उसको ज्यादा हाइड्रेशन करेगा। साइज, ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज इन गैसियस स्टेट क्या होगा, लिथियम वही होता है सेम, ये वाला होगा, ठीक है। एक्वस स्टेट में, एक्वस स्टेट जस्ट अपोजिट होगा, याद नहीं, ये होता है एक्वस स्टेट में, क्योंकि जितना स्मॉल साइज होगा चार्ज डेंसिटी तो सब पे इक्वल है, चार्ज तो इक्वल होगा सब पे, +1 है, तो जिसकी साइज जितनी स्मॉल होती है उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। और इन सब में देखेंगे तो लिथियम है वो स्मॉल होने के कारण उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसके लिए नेगेटिव वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और ऑल ओवर एनर्जी है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके लिए आती है, लिथियम के लिए आती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर वाला मिटा देता हूं, समझ में आ गया ना बेटा। ये देखना आपको रिड्यूसिंग है, तो जनरली बच्चों के माइंड में ये सेट रहता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा वो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन वो कहां पर देखना आपको, एक्वस स्टेट में। और एक्वस स्टेट में सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती, वहां पर सब्लिमेशन और हाइड्रेशन भी होते हैं, और ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव। और लिथियम में ये नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा आती है ड्यू टू स्मॉलर साइज या हायर हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। क्योंकि यहां पर लिथियम वो सबसे ज्यादा मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन करता है, इसको नोट कर लीजिए। यानी अगर आप यहां पे लिथियम को देखो तो ये होता है लिथियम प्लस, इसका सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगा और ये मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन करेगा। यह हाइड्रेशन है, यानी ऐसे मल्टीपल लेयर है उसका फॉर्मेशन होता है, कहां पर, एक्वस स्टेट, ये ऐसे मल्टीपल लेयर बनाता है ड्यू टू स्मॉलर साइज। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन है इसका होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज,
एनर्जी रिलीज इन हाइड्रेशन मैक्सिमम। तो यहाँ पे हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होगी वो मैक्सिमम होगी इसमें, और इसी के बेसिस पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डेल्टा HF है, उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी इसके केस में क्या होगी, लिथियम के केस में मैक्सिमम। इसलिए क्या होता है, बेटर रिडक्टेंट, या इन सब में बेस्ट रिडक्टेंट। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आप ये भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अंदर, या रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं, उसमें सबसे ऊपर कौन सा आता है, लिथियम। आना तो कौन सा चाहिए था, सीजियम, लेकिन नहीं, अकेली आयनेशन एनर्जी नहीं होती वहां पर, कौन सी होती है, ओरल एनर्जी होती है जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं लास्ट इसमें, हेंस यहां पे लिख रहा हूं लास्ट स्टेटमेंट, हेंस लिथियम बीइंग strong reductant among all metals। तो लिथियम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होता है अमंग ऑल मेटल्स ऑक्यूपाइड टॉप पोजीशन इन रिएक्टिविटी सीरीज, और इसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट में ECS से भी लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कौन सा आता है, लिथियम। पूरा फंडा बना के आपको बताया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है, और इसके लेक्चर आपके पास में अवेलेबल है, तो वहां से जाके इसको बेटा एक बार फिर से देखिएगा। तो आपको यहाँ पे बेटा इसके एप्लीकेशन अपन पढ़ रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन अपन ने पढ़ा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी जो इजीली जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो उतना ही बेटर रिड्यूसिंग पावर रखता है, यानी जिसका IP कम होगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन से मीडियम में देखना है, एक्वस मीडियम में, ठीक है, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया, मिटा दें। इसके बाद में अपन एप्लीकेशन देख रहे हैं कि कोई भी S ब्लॉक है, P ब्लॉक का मेटल है, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर स्टेबल रहेगा, किसके बेसिस पे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके बेसिस पे। देखिएगा, फॉर लिखिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ S and P ब्लॉक मेटल कैटाइन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ S and P block metal cation in different oxidation state. In different oxidation state. In different oxidation state. एस एंड पी ब्लॉक केटाइन है, उसकी स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी देख रहे हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। और बेटा इनकी स्टेबिलिटी देखी जाती है सक्सेसिव आईपीज है इसके डिफरेंस के बेसिस पे। तो किसके बेसिस पे देखी जाती है? इसका बेस क्या है? इसका बेस है डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये होगा, या डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव आईपीज। किसके बेसिस पे? इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव आईपीज। सक्सेसिव आईपीज आयनाइजेशन पोटेंशियल, सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल उसके बेसिस पे। अब देखो, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला फर्स्ट आईपी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला सेकंड आईपी, ठीक है। अगर वो एक ही सब सेल के हैं, ध्यान देना, अगर वो एक ही सब सेल के हैं, एक ही सेल के हैं,
तो वहां पर उनके बीच का डिफरेंस होता है वो कम होता है, कम एनर्जी डिफरेंस होता है, फर्स्ट और सेकंड आईपीए उसके बीच का डिफरेंस कम होगा, लेस एनर्जी डिफरेंस होता है, तब आगे वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। इट मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होती है। जनरली क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला फर्स्ट आईपीए, सक्सेसिव आईपीए देखने, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला आपने सेकंड आईपीए, उनके बीच का डिफरेंस कम है, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे। इट मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल। अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, उसके बाद में अगर कोई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वहाँ पे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स दो के बीच का गैप ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होगी। ठीक है, और वो डिफरेंस कितने का जनरल डेटा बेसिस पे बता रहे, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का डिफरेंस हो, 16 और 16 से ज़्यादा हो तो इसको तो हायर माना जाता है। इस कंडीशन में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होगी। अगर डिफरेंस है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उससे कम होता है, 11 से कम होता है, इसका मतलब बीच का गैप कम माना जाता है, वहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। और दोनों के बिटवीन हो कितना 11 और 16, वहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो सकती है, वो सॉल्वेंट और अदर फैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली देखा जाता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको स्टेबल मिलती है। देखो, इफ डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव आईपीज, केस बना के लिख रहा हूँ, केस फर्स्ट, इफ डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव आईपीज इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, if difference of successive IPs greater or equal 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली कंडीशन है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उससे ज्यादा है, यानी हायर डिफरेंस है, तो इस कंडीशन में जनरली क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल will stable, lower oxidation state of metal will stable। देखो एग्जांपल से बता रहे, जिसमें लिखा सोडियम गैसेस स्टेट में मान रहे, फिर Na+, फिर Na+2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इसको बोल दोगे IP1 और इसको बोलोगे IP2। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत इजी होता है, इजीली निकल जाएगा। ये निकलने के बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पे तो 3s1 से निकल रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे किससे निकल रहा है इनर्ट से, और जब भी बेटा ऐसी कंडीशन हो कि इनर्ट से निकल रहा हो तो वहाँ पर आईपी का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव आईपी फर्स्ट और आईपी सेकंड और आईपी फर्स्ट, एक ही एटम के लिए सक्सेसिव आईपी हमेशा इंक्रीज होती है, इनका डिफरेंस आप देखोगे वो मिलेगा ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल। तो आप बताओ Na+ स्टेबल हो गया या Na+2, डिफरेंस ज्यादा हो गया, इसका मतलब अगला इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा Na+ है ये स्टेबल होगा। इसलिए बेटा एल्कली मेटल्स होते हैं वो किस में स्टेबल होते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में नहीं जाते वो, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नोट कीजिए। ऐसे डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव आईपीज लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव आईपीज के सेकेंड, देखें डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव आईपीज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो मैं इसको मिटा के कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। यहां पे 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे ज्यादा डिफरेंस माना, अब आप अपन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे कम का डिफरेंस मान रहे हैं। देखिएगा के सेकेंड, इफ डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव आईपीज
इफ डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव आईपीज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वल और लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी डिफरेंस क्या हो गया, लो। इस कंडीशन में आप देखते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल विल स्टेबल, सॉरी डिफरेंस कम होता तो क्या होगा, अगला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल विल स्टेबल। देखो एग्जांपल देख रहा हूं मैं, मैग्नीशियम का ले रहा हूं। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या होगा, Mg+, एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या होगा, Mg+2, ये होगा Ip1 और ये क्या होगा, Ip2। यह एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकला। यहां पे देखो डिफरेंस कम या ज्यादा किससे पता चलेगा, अगर वैलेंस सेल से निकल रहे हैं, वैलेंस सेल है सब सेल से निकला तो डिफरेंस हमेशा कम होता है। अगर आउटर सेल से निकल गया, वैलेंस सेल से निकलने के बाद में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकलता है, तो उस कंडीशन में आपको सक्सेसिव आईपीज है उसका डिफरेंस हायर मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे नियोन के बाद में क्या है, 3s2, 3s से निकल रहा है, यहाँ पर भी नियोन के बाद में निकलने के बाद में क्या, 3s1 सेम से निकल रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस आईपी सेकेंड माइनस आईपी फर्स्ट, सक्सेसिव आईपीज इसके बीच का डिफरेंस लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, इट मींस Mg+2 है, ये स्टेबल होती है, जबकि लोअर अनस्टेबल होगी, ये अनस्टेबल। एक ही सेल की, ध्यान में रखना, माइंड में सेट कर लो, एक ही सेल हो और सेम सब सेल हो तो उस कंडीशन में तो डिफरेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। उस कंडीशन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, ठीक। केस थर्ड भी लिख देता हूं इधर, केस थर्ड, if difference of successive IPs is between 16 electron volt and 11 electron volt, difference of successive IPs is between 16 electron volt and 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करेगी, बट यूजुअली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, यूजुअली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल विल स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, ठीक है। देखो एक एग्जांपल बताता हूं आपको एल्यूमिनियम का, कुछ एक्स्ट्रा टाइप का देखिएगा। एल्यूमिनियम है, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल के जाता है एल्यूमिनियम +1 में, फिर वो जाता है एल्यूमिनियम +2 में, फिर वो जाता है एल्यूमिनियम +3 में, ये होता है Ip1, ये होता है Ip2 और ये होता है Ip3, ठीक है। नियोन के बाद में कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसका होगा 3s2 3p1, इसका क्या हो जाएगा 3s2, नियोन के बाद में 3s2, और ये वाला क्या होगा नियोन के बाद में 3s1, ठीक है। यहां से p से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इजीली निकलेगा, वैलेंस सेल है और p सब सेल है। अब यहां पर s से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हायर होगी, क्योंकि आपको बताया था S फुलफिल्ड है और उन P की कंपैरिजन में न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होता है। याद करो ऑर्डर में बेरिलियम का ज्यादा आ रहा था बोरॉन से। तो यहां पर भी सक्सेसिव आईपी देखोगे, फर्स्ट और सेकंड के देखते हैं, तो ये होती है ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मींस एल्यूमिनियम प्लस मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम +2, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन S2 से निकल गया, फिर इलेक्ट्रॉन किससे निकला S1 से, सेम सब सेल से निकलता है, उस कंडीशन में फिर डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेस हो गया तो वहां पर कौन सी स्टेबल होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो इस कंडीशन में आप देखोगे एल्यूमिनियम +3 इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम +2। इट मीन्स एल्यूमिनियम की अगर आप बात करोगे, तो एल्यूमिनियम के रियल में ऑर्डर होगा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी का +3 सबसे स्टेबल होती है, उसके बाद में एल्यूमिनियम +1 होती है, और सबसे लेस स्टेबल कौन सी होगी, एल्यूमिनियम +2। तो ये था बेटा आपको सक्सेसिव आईपीज के डिफरेंस के बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको देखना, ठीक है। तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो उसको हायर माना जाता है, डिफरेंस ज्यादा हो गया, गैप ज्यादा हो गया, उस कंडीशन में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। गैप कम है तो अगला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल। नोट कीजिए और बताते हैं, नोट कर लीजिए इसको। फिर सक्सेसिव आईपीज है, इसके बेसिस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना बता रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप ग्रुप नंबर भी बता सकते हो। लिखेंगे, लिख लिया इसको। नेक्स्ट देखिएगा, टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना इस पर। देखिए 5th पॉइंट है, टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसिव आईपीज। on the basis of successive IPs, to find valence electron on the basis of successive IPs, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे आते हैं यहां से। अगर सक्सेसिव आईपीज के आप देख रहे हो और आपको सक्सेसिव आईपीज में अचानक से आईपीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, सडन जंप आ गया, तो सडन जंप से पहले जितने इलेक्ट्रॉन निकले, जितने आईपी हैं, उतने ही वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बिफोर सडन जंप, यानी जो लार्ज जंप आए, बताया ना लार्ज जंप कब आता है, जब वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी number of ionization energy before sudden jump, number of ionization energy देख रहे हैं before sudden jump equal to number of valence electron, equal to number of valence electrons, number of आयनाइजेशन एनर्जी बिफोर सडन जंप, सडन जंप आ रहा है यानी आईपीज का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा आ रहा है, उससे पहले जितने भी आईपी के नंबर होते हैं उतने ही वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। देखो जैसे मैं बात करूं लिथियम, मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं, देखिएगा इधर मैंने लिथियम लिया और इधर उसका आईपी। लिथियम क्या होता है, 1s2 2s1, ठीक है। तो आपने यहां पे देखा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से, तो ये फर्स्ट आईपी। ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में लिथियम प्लस बना, वहां पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन निकला 1s2 2s1 से। फिर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने के बाद में किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1s2 से, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इलेक्ट्रॉन किसने निकलेगा, 1s2 से, 1s2 से। और आपको पता है 1s2 हीलियम का हो गया कॉन्फ़िगरेशन, और हीलियम का तो पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम होता है, तो यहां पर गैप क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ये आईपी फर्स्ट और ये आईपी सेकेंड, ये गैप ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, s2 से। तो सडन जंप किसके बाद में आ जाएगा, 1 के बाद में। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। ऐसे बेरिलियम को भी बता देता हूं, देखिएगा बेरिलियम,
ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1s2 2s2 से। उसके बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किससे निकल गया, फर्स्ट निकल गया 2s1 बचा, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये IP फर्स्ट ये IP सेकंड, फिर इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो एक ही सब सेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो गैप कम मिलता है। ये IP फर्स्ट हो गया, ये होगा IP फर्स्ट 2s2, फिर इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा 1s2 2s1 से, फिर इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा 1s2 से। तो जब भी वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कितने IP होगी 1 2, तो 2 के बाद भी बहुत ज्यादा सडन गैप आ रहा है, इट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। ऐसे ग्राफ दे रखो, फिर ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस जहां पर भी आ रखा उससे पहले के नंबर गिन लो 1 2, इट मींस वैलेंस सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे इक्वल टू कितना होगा 2। नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आपको ये ध्यान में रखना कि सडन जंप से पहले कितने आयोनाइजेशन एनर्जी है उतने आपके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। कर लिया नोट? चलो क्वेश्चन से करवाता हूं मैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, IP वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट आर, IP वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट आर लिखेंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट आर 10 190 210 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। सक्सेसिव आईपीएस वैल्यू आपको दे रखी, एक एलिमेंट के लिए 10, एक एलिमेंट के लिए 190 210 एंड 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन एलिमेंट कौन सा होगा, लिथियम, बेरिलियम, थर्ड सोडियम, फोर्थ नाइट्रोजन। बताइए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वैलेंस सेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करने का मेथड आपको बताया था। क्या देखना आपको, सक्सेसिव आईपीएस देखो, जहां पर सडन जंप आया तो कहां पर सडन जंप है, यानी सबसे ज्यादा जंप। यहां पे देखो 10 के बाद में कितना 190, कितने का गैप आ गया 180 का। उसके बाद में गैप क्या होता है 20 का कम होता जा रहा है। तो एक के बाद में सडन जंप है। सडन जंप किसके बाद में आ रहा है, एक के बाद में, इसी के बाद में आ गया नहीं, यहीं पे होगा सडन जंप। सबसे ज्यादा डिफरेंस यहीं पे आ रहा है। तो यहां पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है 1। अब आपने देखा बेरिलियम है, इसका देखो 1s2 2s1 कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या होता है 1s2 2s2, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p3 सॉरी 2p6 और 3s1। तो इसके भी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, इसके भी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि लिथियम होगा या सोडियम होगा, दोनों को वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि ये बता दिया कि सोडियम है। तो आपके माइंड में सर लिथियम क्यों नहीं, बेटा यहाँ पे सक्सेसिव आईपीएस कितनी दे रखी है 1 2 3 4 सक्सेसिव आईपीएस आपको दे रखी है। तो एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन निकाले उसने 4। क्या लिथियम में 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन ही 3 है, इसलिए आपका कौन सा होगा सोडियम। क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं। एक और क्वेश्चन लिखना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट एक्स आर गिवन बिलो। और ये मान लेता हूं मैं एनर्जी गिवन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 आयनाइजेशन एनर्जी है 5 15 30 और 100, और ये दे रखे आपको इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपको दे रखी है। तो कमेंट ऑन पोजीशन ऑफ एक्स, एक्स की पोजीशन पे कमेंट करना आपको।
कमेंट ऑन पोजीशन ऑफ एक्स एलिमेंट। तो आपको सबसे पहले सक्सेसिव आईपी है उसका डिफरेंस देखो, फर्स्ट और सेकंड का, आईपी सेकंड माइनस आईपी फर्स्ट कितना है 10, आईपी आयनेशन एनर्जी थर्ड माइनस आयनेशन एनर्जी सेकंड कितना 15 और 30 का डिफरेंस कितना होगा 15, और आईपी 4 एंड आयनेशन पोटेंशियल थर्ड इसका डिफरेंस कितना होगा थर्ड 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है थर्ड और फोर्थ, यानी यहां पे सडन जंप आया, तो इसके नंबर कितने हो गए 1 2 3, इट मींस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। तो इसके बेसिस पे अपन ये लिख सकते हैं ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल इक्वल टू कितना होगा 3। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ग्रुप नंबर कौन सा होगा पी ब्लॉक का है, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बताया ना 10 प्लस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है ग्रुप नंबर। पी के लिए याद करो क्या बताया था कि ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो ग्रुप नंबर पी के लिए ग्रुप नंबर पी के लिए क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो कितना होगा 10 प्लस 1 सॉरी 10 प्लस 3, तो कौन सा होगा 13th ग्रुप। तो बेटा ये ऐसी सक्सेसिव आईपीस देख रही है, तो आपको देखना कितने आईपीस के बाद में डिफरेंस आ रहा है, तो जो लास्ट डिफरेंस आ रहा है लास्ट जंप आ रहा है उससे पहले के आईपी के नंबर गिनो, वही वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इसी के बेसिस पे आईपी के बेसिस पे, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अपन आईपी के एप्लीकेशन देख रहे हैं तो इसके बेसिस पे देखेंगे। मिटा दें इसको, नोट कर लिया, चलिए तो अपन क्या लिखेंगे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, और इसका 6th और लास्ट एप्लीकेशन है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड उसकी नेचर केस बना के मैं करवा रहा हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक केमिस्ट्री में अक्सर बच्चे इसको रटते रहते हैं, रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट भी बता रहे हैं। देखो केस फर्स्ट, मैं एक सेंट्रल एटम मान लेता हूं ए, उससे हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ, इट मींस OH जुड़ा हुआ है, और उसका आईपी की बात कर रहा हूं। इफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए इज हायर, इफ आईपी ऑफ ए इज हायर, ए का आईपी बहुत ज्यादा है यानी ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ये मान लिया। जनरल एक ट्रेंड बता रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ इरेगुलेशन आ सकते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, इरेगुलेशन को कंसिडर नहीं किया गया इसके एप्लीकेशन। देखो मैंने मान लिया सेंट्रल एटम आपके पास में ए, इससे हाइड्रोक्साइड जुड़ा OH। बेटा कहां से इलेक्ट्रॉन निकलना इजी है, जिसके आईपी की वैल्यू कम होती है उसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहां पर ए से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एच से निकलेगा। मैंने कहा इफ आईपी ऑफ ए इज हायर, किसके कंपैरिजन में एच से, तो हायर से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता है, जिसका आईपी कम होगा ना उससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, तो कहां से निकलेगा एच से, तो H+ की फॉर्म में निकल जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा AO नेगेटिव और H+, और जो भी H+ डोनेट करते हैं, जो भी H+ देते हैं, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कैसे नेचर के होते हैं एसिडिक। तो हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर का होगा एसिडिक, क्योंकि इसने क्या प्रोड्यूस किया है H+, एसिडिक नेचर का होगा। यानी ऐसे सेंट्रल एटम जिसके साथ में और जुड़े हो और वो किससे का हो, ऐसा ए हो जिसका आईपी बहुत ज्यादा हो, तो कैसे नेचर के होते हैं एसिडिक, इट मींस वो क्या डोनेट करेंगे H+। तो आप ये भी कह सकते हो ना आईपी डायरेक्टली एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर का होगा हाइड्रोक्साइड, और इसके बेसिस पे ये लिख सकते हो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम पर जितना ज्यादा आईपी होगा तो वहां यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, तो वो टेंडेंसी कहां से बढ़ेगी? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से टेंडेंसी बढ़ेगी तो यहां पर H किस फॉर्म में निकलेगा? H+ की फॉर्म में। क्लियर हुआ? सेकंड, इफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ A इज लोअर देन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के ज्यादा, ये मान ली। ये आपका हाइड्रोक्साइड। इफ आईपी ऑफ ए इज लोअर, आईपी किसका कम है? ए से, तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? सेंट्रल एटम से, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? A+ OH-। क्या मिल रहा है? हाइड्रोक्साइड। और जो भी हाइड्रोक्साइड देते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। इट मीन्स इसका आईपी जितना कम होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना ही इजीली OH नेगेटिव देगा। इट मीन्स उतनी ज्यादा उसकी बेसिक नेचर होगी। इट मीन्स बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आईपी ऑफ सेंट्रल एटम। बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसके बेसिस पे अपन पीरियोडिक ट्रेंड भी पढ़ सकते हैं। जैसे एक पीरियड के अंदर जनरली लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ती है। ऐसा क्यों हुआ? देखो मैं इधर ही बता देता हूं, पीरियोडिक ट्रेंड भी बता देता हूं मैं इसका यहीं पे। पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड में इन ए पीरियड एक पीरियड में बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी है वो इंक्रीज होगी। हाइड्रोक्साइड की बात करें, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट गए, अब ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, तो आईपी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, तो एसिडिक नेचर वो भी बढ़ेगी, इंक्रीज। इसलिए अगर आप ऑर्डर देखो, जैसे अपन बात करें सोडियम वाले को लेते हैं, जैसे NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में Si सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में फॉस्फोरस का होता है ना H3PO4 बनाएगा वो, ऐसे होता है POOH का होल थ्राइस, फिर आता है H2SO4, ये होता है SO2OH का होल थ्राइस। दिखाई दे रहा है कि मैं देख लेता हूँ एक बार, चलो दिखाई दे रहा है यहां तक, तो एक लास्ट और लिख देता हूं, HClO4 होता है, या इसको लिख सकते हो ClO3OH, ClO3OH। मैं बोल के बता रहा हूं बेटा, नहीं दिखाई दे रहा तो देख लेना थोड़ा सा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, SiOH का होल 4, H3PO4, इसको ये लिख सकते हो POOH का होल थ्राइस। फिर आता है सल्फर का H2SO4 या SO2OH होल ट्वाइस, ClO3OH या HClO4। और इसके अंदर बेटा अगर आप देखो एसिडिक नेचर देखो, तो ये पीरियड में लेफ्ट राइट हो गया ना, सेकेंड पीरियड का है, सॉरी थर्ड पीरियड का है, तो यहां पे देखोगे लेफ्ट राइट जाने पे एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होगी। और इसके अंदर भी देखो तो ये वाले दोनों मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये बेसिक होते हैं, ये बेसिक होता है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है एम्फाटेरिक होता है, यानी बेसिक भी दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, एम्फाटेरिक है, दिस वन इज एम्फाटेरिक। और ये वाले कौन से नेचर के होंगे? एसिडिक। तो एक पीरियड में लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईपी। ऐसे इन ए ग्रुप, अपन बात करें इन ए ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाओगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे आईपी डिक्रीज, और आईपी डिक्रीज होगी तो कौन सी नेचर बढ़ेगी? बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। जैसे अपन बात करें फर्स्ट ग्रुप की, जैसे होता है ना लीना क्यों रूबी सजी फिरे, लीना
क्यों रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये देखा। तो बेसिक नेचर इसका ऑर्डर देखो, ये तो एसिडिक का है, इधर वाला तो एसिडिक का है, इधर बेसिक का देखोगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर आईपी डिक्रीज हो रही है, इसलिए बेसिक नेचर बढ़ेगी। ऐसे सेकंड ग्रुप की बात करो तो वहां पर भी होगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टोन्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो टॉप टू बॉटम जाने पे आईपी डिक्रीज होगी, और आईपी डिक्रीज होने के साथ साथ में बेसिक नेचर है ये बढ़ेगी। तो ये था बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं शॉर्ट में जो भी बताया। बेटा अपने एप्लीकेशन में देखा मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर क्या होगा, कोई मेटल हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो उसका मेटेलिक नेचर ज्यादा होगा। वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कब करेगा, जब आईपी कम होती, ठीक है। फिर इनर्ट पेयर देखा, इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या देखा, 13, 14, 15 ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और लास्ट वाला अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर NH2 इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग की टुवर्ड्स इनर्टनेस शो करता है, जिसका रीजन क्या है, 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर, ठीक है। फिर मेटल है, उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, कौन सा मेटल बेटर रिडक्टेंट होगा, जिसका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी जिसका आईपी लो है। लेकिन ये कंडीशन कहां पे देखनी है, एक्वस स्टेट में, और एक्वस स्टेट में हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो इन्वॉल्व। उसके बेसिस पे देखा था लिथियम वो बेटर आ रहा था। क्यों आ रहा था, जबकि उसकी आईपी क्या है, सीजीएम की कंपैरिजन में तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसका साइज इतना ही स्मॉल होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो ओवरऑल जो रिलीज एनर्जी वो बहुत ज्यादा आती है, जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो ये बेटर रिडक्टेंट है। और आपने देखा भी रिएक्टिविटी सीरीज में वो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है, एस और पी की देखते हैं, सक्सेसिव आईपीज के बेसिस पे 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को और उससे ज्यादा वाले को हायर माना जाता है, गैप हाई होगा, वहां पर लोअर स्टेबल है, और गैप कम है, एक ही सेल से या एक ही सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो गैप कम रहता है, वहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको कैसे काउंट करोगे, सक्सेसिव आईपीज के बेसिस पे। आपने सक्सेसिव आईपीज देखा जहां पर लार्ज गैप आ गया, उससे पहले जितने आईपी के नंबर है वही क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड में देखा आईपी, सेंट्रल एटम का आईपी अगर हायर है तो H+ निकलेगा, इसका मतलब एसिडिक नेचर होगी। अगर ये वाली वैल्यू लो है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब OH नेगेटिव निकलेगा। इट मींस आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर ऑफ सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिक नेचर ऑफ सेंट्रल एटम। और इसी के बेसिस पे अपन देखते हैं एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट आप गए तो वहां पे आईपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम जाने पे आईपी डिक्रीज होती है, इसलिए बेसिक नेचर डिक्रीज होती है। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ में। जो भी बताए उसको बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।